स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो पहला न्यूज़ है हमारा, अहेड ऑफ रोल आउट ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉज यूनियन होम मिनिस्ट्री टेस्ट ई साक्ष्य ऐप। तो एक नया ऐप डेवलप किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसका नाम है ई साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब क्या होता है? एविडेंस। तो जो एविडेंस है, अब हमारा जो नया एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है भारतीय साक्ष्य संहिता। तो भारतीय साक्ष्य संहिता के तहत ये ई साक्ष्य ऐप के थ्रू जब आप पुलिस के पास जाते हैं किसी क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए, जब पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तो जो भी एविडेंस उनको मिलता है वो उसको उस ऐप के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। तो डेज अहेड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 criminal laws, the Union Home Ministry is testing the e-Sakshi or e-evidence, a mobile phone application to help the police record scene of crime, search and seizure in criminal case and upload the file on the cloud based platform। तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ई साक्ष्य। और ये जो तीनों लॉज हैं, तीनों क्रिमिनल लॉज जो इफेक्ट में आने वाले हैं, वो कब से आने वाले हैं? तो 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2024 से ये तीनों जो लॉज हैं हमारे, वो तीनों आने वाले हैं। कौन कौन से? तो भारतीय न्याय संहिता जो कि इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करता है, भारतीय साक्ष्य संहिता जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस करता है। तो अब ये जो ऐप है इसमें क्या है? तो इसमें the police official will have to upload a selfie after the procedure is complete. Each recording could be a maximum of 4 minutes long and several such files could be uploaded for each FIR according to the details shared with the state police departments। तो अब ये जो BNSS है या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, वो मैंडेट करता है कंपल्सरी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर in each criminal case and mandatory forensic examination in all cases where offense attracts punishment of 7 years or more। यानी किसी भी क्राइम में जिसका पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा होगा, तो वैसे क्राइम्स में जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है वो कंपलसरी हो जाती है सर्च और सीजर के दौरान, और दूसरा कि जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है या मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो क्या है इस ऐप का नाम? तो इसका नाम है ई साक्ष्य। Procuring hardware in cloud space is an expensive affair and many states do not have enough resources, said an official, adding that it will also help uniformity in investigations, thereby increasing the conviction rate। तो अगर हम इस ऐप को इम्प्लीमेंट करने में, या जो भी इस पूरे तीनों क्रिमिनल लॉज के प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो उसमें क्या इश्यूज आते हैं? तो सबसे पहला इशू ये है कि ये जो चीज़ है ये टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि आपका टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ पर, कि आपका नेट कनेक्टिविटी, मोबाइल फ़ोन अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, डिजिटल लिटरेसी, ये सब चीज़ें कितनी एफिशिएंटली आपके पास अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये ऐप जो है या ये क्रिमिनल लॉज जो है वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाएंगे या नहीं। और अगर ये जो तीनों लॉज हैं वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो गए, जो भी इस ऐप के थ्रू हम करना चाहते हैं उसको हम अगर अचीव कर पाए, तो कन्विक्शन रेट भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सारे स्टेट्स के बीच में। द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर will be available to all the police stations which register and download the app। और इस ऐप का नाम क्या है? तो ई साक्ष्य ऐप। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला न्यूज है, अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री टू रिवैम्प अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम हमारा कौन सा है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इसके, पहला रूरल एरियाज के लिए है और दूसरा अर्बन एरियाज के लिए। और किनको ये जो स्कीम है वो किन लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करता है? तो पक्का हाउसेस प्रोवाइड किए जाते हैं लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स को।
तो द प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पे हो रही है अर्बन की बात, अ स्कीम टू इनेबल अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर will be revamped with new features based on learning from the past 9 years since when it has been operational, the Ministry of Housing and Urban Affairs said. तो कब लॉन्च किया गया था इसे? तो आज से 9 साल पहले यानी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और दिसंबर 2024 तक का इसको एक्सटेंशन दिया गया है, क्योंकि हमारा जो एम था वो ये है कि हर एक इंसान तक पक्का हाउस पहुंचाना है, अफोर्डेबल हाउसिंग पहुंचाना है। तो द मिशन एम्स टू एड्रेस अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अमंग द पुअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स इंक्लूडिंग slum dwellers by ensuring a pakka house to all eligible urban households. The revamp would focus on ensuring that there are no delays in reaching out to the beneficiaries who have signed up for the scheme. कि साइन अप कर लेते हैं फिर भी अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं हुई है हाउसेस, क्योंकि बहुत डिले चल रहा है, स्कीम के कंप्लीशन में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो यहाँ पर अभी उसी चीज़ को ठीक करने के लिए इस स्कीम को रिवैम्प किया जाएगा ताकि ये जो डिलेज हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। द मिनिस्ट्री हैड ऑल्सो अनाउंस्ड अ स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 एंड 2022-23 for improving and speeding up the basic urban planning ecosystem in cities by incentivizing the states। कि सिर्फ घर बनाने से नहीं होगा बल्कि पूरा जो इकोसिस्टम है अर्बन एरियाज का उनको भी डेवलप करना पड़ेगा और उसको डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, और वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के तहत स्टेट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बेसिकली इतना ही है, आपको याद रखना है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है ये 2015 में लॉन्च किया गया था और दिसंबर 2024 तक का इसको एक्सटेंशन मिला है। स्लम ड्वेलर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है और ओवरऑल अगर हम देखें तो पुअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स जो हैं वो इसके फोकस हैं और इसमें पक्का हाउस जो है वो सबको प्रोवाइड करना है। अगला न्यूज देखते हैं। तो अगला न्यूज है डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस 350th कॉन्ट्रैक्ट अंडर आईडेक्स फॉर मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट। ठीक है, तो आईडेक्स जो है वो है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, एक तरीके का इनिशिएटिव है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री का, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि फोकस करता है डिफेंस की जितनी भी हमारी चीजें हैं उसमें इनोवेशन करने के लिए। तो इसके अंडर इस मिशन के तहत 350th कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ने साइन किया है। तो द 350th कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, the flagship initiative of the Defense Ministry was signed with Space Pixel Technologies for the design and development of miniaturized satellite capable of carrying electro-optical, infrared aperture, synthetic aperture radar and hyperspectral payloads up to 150 kg। और ये जो चैलेंज है उसको कौन लीड कर रहा है? तो इंडियन एयरफोर्स इसको लीड कर रहा है। अब ये जो मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट है वो क्या करेगा? तो द मॉड्यूलर स्मॉल सैटेलाइट विल इंटीग्रेट मल्टीपल मिनिएचराइज्ड पेलोड्स as per the requirement, providing advantages such as faster and economical deployment, ease of manufacturing, scalability, adaptability and less environmental impact. Space Pixel ये जो कंपनी है has been actively working to build and launch high resolution hyperspectral imaging satellites to provide detailed earth observation data। तो अगर आपसे पूछा जाए कि hyperspectral imaging satellites का क्या काम होता है तो उसका काम है अर्थ की डिटेल ऑब्जर्वेशन को प्रस्तुत करना। अब ये जो है ये पूरा स्पेस पिक्सल और ये सारी चीजें ये किसके तहत एस्टैब्लिश की गई हैं? तो एस्टैब्लिश्ड बाय द DIO अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ये जो आईडेक्स है हैज लॉन्च्ड 11 एडिशंस ऑफ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज and recently unveiled the ACING development of innovative technologies with IDEX अदिति। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, कभी कभी स्टेट PCS वगैरह में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि जो अदिति इनिशिएटिव है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि सिर्फ नाम से आपको नहीं याद आ पाएगा कि ये डिफेंस से भी रिलेटेड हो सकता है। और ये अदिति स्कीम जो है वो किस चीज के लिए है? तो ये है टू प्रमोट इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो अदिति इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या हो गया? इसका फुल फॉर्म हो गया एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। और आईडेक्स क्या है?
तो इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया, दो चीजें हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, पहला आइडेक्स है और दूसरा क्या है, तो हमारा अदिति स्कीम। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। तो अगला है हमारा एडिटोरियल, जिसमें कि पहला है एग्नी स्टिल इन मणिपुर अ ईयर लेटर। तो यहाँ बात हो रही है मणिपुर स्टेट की। मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का एक बहुत अहम हिस्सा है, जहाँ पिछले साल के मई जून के अराउंड से कुकीज और मेतीज के बीच में एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनके पॉलिटिकल और एथनिक इश्यूज को लेकर के, क्योंकि मेतीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का जो दर्जा है वो दिया जाने वाला था। तो इस वजह से जो कुकीज थे उन्होंने रिवोल्ट किया। प्लस जो कुकीज हैं वो थोड़े लेसर डेवलप्ड ट्राइब हैं कंपेयर टू द मेतीज, और मेतीज जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड ट्राइब है। तो इस वजह से कुकीज को लगा कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं खतरे में ना आ जाए अगर मेतीज को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जो है वो दे दिया गया। तो यही पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत जगह आग वाग लगाए गए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत सारे हुए, विमेन को टॉर्चर किया गया, लोगों को बहुत मारा वारा गया, और वहाँ पे इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया। तो उसके बाद अभी तक लेकर, उस समय से लेकर के अभी तक वहाँ की सिचुएशन जो है वो अभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुई है, डिस्पाइट कि 1 साल के लगभग बीत चुका है इन सारे इंसिडेंट्स को। तो अभी रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग करी, जिसमें कि जितने भी हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं मणिपुर से रिलेटेड, उनको बुलाया गया। किस पर्पस के लिए, तो मणिपुर के सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। और सबसे बड़ा जो चीज़ है इस पूरे उसमें वो ये है कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उनको इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो उनको क्यों नहीं बनाया गया, क्या रीज़न था, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको अब स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं रहा है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अब उठ रहे हैं। तो द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कन्वीन्ड अ हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग ऑन जून 17, 2024 इन न्यू दिल्ली। और ये जो मीटिंग है वो सिग्निफिकेंट ड्यू टू द कॉन्स्पिकुअस एब्सेंस ऑफ द Manipur Chief Minister N. Biren Singh. The exclusion sheds light on the central government's approach to handling the violent ethnic clashes in Manipur, particularly between the Meitei and the Kuki-Zo tribes. तो अब इस मीटिंग का पर्पस क्या था और क्या स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं। तो स्पेक्यूलेशंस अरोज दैट द मीटिंग माइट लीड टू इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 365, जो कि है हमारा प्रेसिडेंट्स रूल, which would impose precedence rule in Manipur. However, the actual focus was likely on formulating a strategy to quell the violence and initiate dialogue between the Meitei and the Kuki-Zo communities. कि जो कुकीज और मेतीज कम्युनिटीज हैं, कुकी-जो कम्युनिटी और मेतीज, उनके बीच में एक इंटरैक्टिव डायलॉग करवाना, ताकि आगे इस सिचुएशन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, उस बारे में हम समझ सकें। यही इस मीटिंग का पर्पस था, जो वायलेंस है उसको धीरे धीरे करके कंट्रोल किया जा सके। तो द एक्सक्लूजन ऑफ द लोकल लीडरशिप एंड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल फिगर्स इंडिकेट अ पोटेंशियल शिफ्ट टुवर्ड्स सेंट्रल इंटरवेंशन। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इतने टाइम से सेंटर ने इंटरवीन नहीं किया है, बट करीब करीब 1 साल होने को आया है इस कॉन्फ्लिक्ट को, और अभी तक जो स्टेट है वो इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो द रीजन कि अब सीधा सेंटर इसमें डायरेक्टली इंटरवीन कर रहा है। There have been significant incidents of violence that the state has failed to address adequately. The criticism includes delayed response times and insufficient measures to protect civilians and separate the warring factions. The central government's involvement underscores a lack of confidence in the state government's ability to manage the crisis effectively. तो अभी ये जो recent ongoing violence है वो किस चीज से related है? तो the violence continues to erupt along the foothills, separating the Meiteis in the valley from the Kuki-Zo in the hills. तो अगर आप मणिपुर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ये अगर हमारा मणिपुर है फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, तो यहाँ जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे रहते हैं मेतीज, और ये जो साइड में हिल्स वाला एरिया है यहाँ पर रहते हैं कुकीज और जो ट्राइब्स। तो ये जो हिल वाला एरिया है ये लेसर डेवलप्ड एरिया है,
और ये जो बीच वाला एरिया है, सेंट्रल एरिया, ये मोर डेवलप्ड है। और मोर डेवलप्ड होने का रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पर जो टरेन है वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है। सेकेंडली, यहाँ पर बैठती है गवर्नमेंट और मेटीज के बहुत सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो इट इज पॉसिबली द रीजन क्योंकि मेटीज ज्यादा डेवलप्ड है और कुकीज जो है वो कम डेवलप्ड है। तो अब इनको चाहिए कि ये जो एरिया है यहाँ पर भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तब जब मेटीज यहाँ से ज्यादा डेवलप हो चुके हैं इस एरिया में, तो अब वो मूव कर रहे हैं, अब वो इस तरफ यानी हिली एरियाज की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज इनिशिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कुकीज एंड द मेटीज। ठीक है, समझ आ गया आपको? अगर आपको पूछा जाए कि मणिपुर का एथनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, तो वो कुछ इस तरीके का है। So the violence continues to erupt along the foothills, separating the Meiteis in the valley from the Kukizos in the hills. Despite central forces' involvement, unexpected consequences and unanticipated escalations persist. The central forces' partiality towards the Meiteis and the increased militancy among the Kukizos, कि even after so many chances of violence, so many instances of violence, अभी भी जो military है, central forces है, वो मेटीज की तरफ पार्शियल बिहेवियर रखती हैं, बायस बिहेवियर रखती हैं, ऐसा एलिगेशन है कुकीज और जो कम्युनिटी का। ठीक है, तो द सिचुएशन रिमेन्स वॉलेटाइल विद ऑनगोइंग क्लैशेस लीडिंग टू सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। जो तो लेटेस्ट डेटा जो है वो कहता है कि कैजुअलिटीज का जो नंबर है वो 225 है, जिसमें 115 मेटीज हैं और 100 जो है वो कुकीजोज हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो सिचुएशन है वो इक्वली खराब है। ऐसा नहीं है कि कुकीज जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं या मेटीज जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो द कम्युनल हेट्रेड इज नॉट ओनली डीप सीटेड but also exacerbated by the continuous cycle of violence, making peace efforts exceedingly challenging. ठीक है, तो अब ये जो कम्युनल हेट्रेड है, पिछले एक साल से कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं। कभी इस कम्युनिटी का इंसान उस कम्युनिटी के साथ कुछ कर दे रहा है, कभी उस कम्युनिटी का इस कम्युनिटी के साथ वायलेंस हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, विमेन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हेट्रेड है दोनों कम्युनिटीज के बीच में, ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको कि हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जितना समय बीतता जाएगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। जैसे आप देखिए, अगर आपकी भी किसी से लड़ाई होती है, तो अगर उसी टाइम आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर लीजिए या एक दो दिन में उसको रिजॉल्व कर लीजिए, तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। बट अगर उसको आप सालों बाद रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, महीनों बाद रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो शायद उतने अच्छे से उसको रिजॉल्व ना कर पाए। तो अभी हमें यही अप्रोच लेने की जरूरत है कि बहुत टाइम बीत चुका है अब इस कॉन्फ्लिक्ट को, एंड नाउ इट इज हाई टाइम कि हम जो है वो स्टेप्स लें ताकि वापस से मणिपुर की जो पीसफुल सिचुएशन थी वो वापस आ सके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना आज का लास्ट एडिटोरियल, जो कि है इंडिया नीड्स द एंकर ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ बात हो रही है कि इंडिया को एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। ठीक है, The new national democratic government faces numerous national security challenges. Decisions on issues like defense investments and strategic relations need a coherent approach. तो यहाँ पर एक holistic strategic approach की बात हो रही है, जिसमें क्या होना चाहिए, तो इंडिया शुड नॉट रिफॉर्म नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इन अ हैफजार्ड वे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कर दिया। बहुत डिटेल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद ही हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को रिवैम्प करना चाहिए। तो अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इज एसेंशियल टू अवॉइड वेस्टेड रिसोर्सेज एंड इंश्योर अ सिस्टमैटिक अप्रोच। और इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के क्या बेनिफिट्स होंगे, तो पहला हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक असेसमेंट ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, कि इससे आपके थ्रेट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी कंट्री से या किस किस एरिया में आपको थ्रेट है, प्लस आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है। इन दोनों का एक परफेक्ट एनालिसिस की जरूरत है, तब जाकर के हम अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज कर पाएंगे। सेकेंड है कोहेरेंट फ्रेमवर्क फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि लॉन्ग टर्म में कैसे चीज़ों को लेकर के प्रोसीड करना है। अगर आज की गवर्नमेंट कल को जाकर के नहीं रहती है,
तो भी ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी उनको गाइड करेगी। थर्ड है स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ऑन क्रिटिकल इश्यूज लाइक मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। फिर है इन्वेस्टमेंट फॉर सिग्नलिंग इंटेंशंस टू एलाइज एंड एडवर्सरीज। और लास्ट है मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, की जितनी भी चीजें हैं इसको लेकर के, इस पूरे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के जितनी भी चीजें हैं उन सब में गाइड करने के काम में हेल्प करेगा हमारा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। कि किसी भी कंट्री के साथ अगर बायलैटरल रिलेशंस एस्टैब्लिश करने हैं तो कैसी पार्टनरशिप हम उस एक कंट्री के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये सब हमें कहाँ से पता चलेगा, तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी से। सेकेंड जो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑथर, वो ये है कि स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करने की जरूरत है। क्यों भाई, तो पीरियोडिक रिव्यूज वुड हाईलाइट इवॉल्विंग चैलेंजेस लाइक द ग्रोथ ऑफ चाइनीज नेवी, और इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म थ्रेट्स नीड टू बी मैनेज्ड प्रोएक्टिवली। जैसे आज नए नए थ्रेट्स उभर के आ रहे हैं, जैसे कि बायोकेमिकल वेपन्स। अगर अभी तक हम लोग जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर रहे हैं या मास वेपन्स यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर बायोकेमिकल वेपन्स बिकम अ रियलिटी तो इट विल बी अ टोटली न्यू डायमेंशन इन द वॉर फ्रंट या इन द नेशनल सिक्योरिटी फ्रंट। तो ऐसी चैलेंजेस को एनालाइज करने के लिए हमें एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और उसका क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन रिक्वायर्स इंटेंस वर्क ड्यूरिंग पीस टाइम। प्लानिंग शुड इंक्लूड डेवलपिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। और लास्ट यहाँ बात है कि एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस की जरूरत है जो कि एनएसएस प्रोवाइड कर सकता है। तो एनएसएस वुड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द इश्यूज लाइक मिलिट्री इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोक्योरमेंट प्रायोरिटीज, clarifying India's strategic intent including regional ambitions and global posture is crucial। कि इंडिया का क्या स्टैंड है ग्लोबल इश्यूज को लेकर के, ये भी हमारे एनएसएस के थ्रू हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो कैसे मिलिट्री फील्ड में हम कैसे अलग अलग कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसी पार्टनरशिप्स हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, किन कंट्रीज के साथ जो हमारा विजन है, लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म विजन, वो अलाइन करेगा, तो उस हिसाब से हम उन कंट्रीज के साथ अपनी पार्टनरशिप को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये सारा हमें कहाँ से मिलेगा, ये सारा गाइडेंस जो है वो, तो ये हमें मिलेगा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी से। इसीलिए यहाँ जो ऑथर्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले सालों में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इंडिया की सिक्योरिटी सिचुएशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।